मत्थे तो गोली बजी, शुक्र करो अखां बच गई हैं। किसी लड़की ने तो नहीं कहा कि उमर यू आर आर्ट। मम्मी डैडी बच्चे वो कुछ फ्लेक्सिबल भी थे उनमें। फैसला के बजाय ना कराची उतर गई, जिस तरह अभी पेशावर वाली उतरी उतर गई। उधर सेटिंग नहीं थी, वो कुछ 16 करोड़ का माल पकड़ा गया था उस टाइम। 16 करोड़ रुपए का माल। हाँ, एक दिन लड़की खड़ी तो मैं ना, उसकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी हुई थी। मैंने कहा ये एम्ब्रॉयडरी तुमने कहाँ से करवाई है? उसको घेरा मैंने, लिटरली मेरे कुछ भी नहीं था। मर जानी है तो मित्रा नु शौक करता, सिम बांधते नंबर ब्लॉक करता। हाय हाय। हमजा भट्टी $1 मिलियन+ चार्ज करता है पर वीडियो। हाँ, मुझे लगता है कि माँ को मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हैं, क्योंकि मैं चीज़ें अपनी छोड़ आता था, घुमा आता था, मोबाइल घुमा दिया, पर्स घुमा दिया। इवन की जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पता क्या कहते थे, जब बेगम को साथ लेके जाओगे ना, कहीं भूलना आना, छोड़ना आना। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ थे उमर सलीम, जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं। इनसे हमने पूछा कि इन्होंने यूट्यूब से कितने पैसे कमाए, गवर्नमेंट ने पेड कंटेंट बनाने के लिए उमर सलीम को कितने पैसों की ऑफर की, उमर सलीम की सबसे ज्यादा वायरल होने वाली वीडियो के पीछे वजह क्या थी। उमर सलीम से हमने ये भी समझा कि फाइवर से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, और उमर सलीम कौन सा वाकया बताते हुए आप दीदा हो गए। ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। उमर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर थके हुए हैं? I'm fine, just थोड़ी नींद पूरी नहीं है। नींद पूरी नहीं है वो इसलिए क्योंकि आप 8 बजे निकले और माशाल्लाह आप 3 घंटे में चलान के साथ लाहौर पहुंचे। मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। और चस आई है कि नहीं? चस वो कहते हैं ना, मज़ा आ रहा है, चस भी आ रही है। मुझे ये बताएं कि उमर, हाउ यू स्टार्टेड दिस सारा जर्नी, कहाँ रहे, और यू आर इस्लामाबादियन लाइक? यार देखो, मैं इस्लामाबादियंस के लिए 2 देसी फॉर देम एंड 2 बर्गर फॉर फैसलाबादीज। अच्छा जी। फैसलाबाद। हाँ, बेसिकली मैं फैसलाबाद से। ओके। तो अब मैं रास्ते में कहीं दरमियान में कोई अंडे वाला बर्गर बन गया। ठीक है, ठीक है। वो बर्गर में नहीं हूँ और वो भी नहीं हूँ सेंटर में, सेंटर वाला मतलब जो देसी बर्गर। ठीक तो है। वो सिचुएशन, फैसलाबाद से कॉल आती है तो वो फुलम पंजाबी हो जाते हैं, फैसलाबादी एक्सेंट आ जाता है। जब ते इस्लामाबाद से आती है इस्लामाबाद तो में फिर जब कोई आता है तो फिर यो ब्रो साहब। यस यस, ठीक हो गया, वेरी नाइस। लेकिन शुरू से फैसलाबाद से हैं? हाँ, शुरू से फैसलाबाद से। ठीक हो गया। बचपन भी वहीं पे गुजरा? काइंड ऑफ, यस। गुजरांवाला और फैसलाबाद के दरमियान में मैं ना वो ऐसे पिंग पोंग होता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, गुजरांवाला और फैसलाबाद के दरमियान में क्या गुजरांवाला क्या सीन था? गुजरांवाला में हमारे 80% रिलेटिव्स वहीं के हैं। ठीक है। मेरा नान का भी वहीं का है, ससुराल भी वहीं के हैं, तो ओके, सो दैट्स व्हाई फिर तो आप मुल्ला की गोड़ मस्जिद तक। फैसलाबाद से हैं अगर, तो वो तो अंदर विट तो अंदर है, खून में होगी, क्योंकि उनकी तो हर बात में वो तो इवन दो फौतगियों पे भी जूते मार रहे होते हैं एक दूसरे को कि शुक्र करो अखां बच गई हैं, मत्थे ते गोली बजी, शुक्र करो अखां बच गई हैं। कफन किड्डा सोना लग रहा है माशाल्लाह, तेले वाली जूती नहीं होर सोना। हाँ, और मतलब जेब नहीं लवाई इन्हों, तो वो तो इस तरह की बातें जो हैं वो तो फिर फैसलाबाद से पता चल जाता है यार ये फैसलाबादी। हाँ, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर कल्चर इस तरह का कि इसको बुरा नहीं समझा जाता। हाँ, वहाँ पे हर बंदा ही बात कर रहा है, हर बंदा ही बोल रहा है। सो अब कोई दूसरे शहर से आता है ना तो वो उसको फील होता है, उसको ऑकवर्ड लगता है, वो तप जाता है कि यार ये क्या बदतमीजी है यार। हाँ, क्या बदतमीजी है। मेरा एक दोस्त पठान था, उसके साथ मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट किया, तो इस्माइल वो भी आया ना, जब हम आपस में जुगती हो रहे थे। तो ही वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, गेस्ट के साथ ऐसे सलूक करते हैं। ये की कर रहे हो तुम लोग, तो यही है। तो मैंने कहा ये हमारी लव लैंग्वेज है। हाँ, जिससे हम लोग जरा ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो उसके साथ हम उसकी रोल के रख देते हैं, इन शॉर्ट जुगताइज कर देते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि बचपन कहाँ गुजरा? मेरा बचपन फैसलाबाद में। पढ़ा है कहाँ, क्या क्या पढ़ा, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कॉलेज कौन सा था, थोड़ा सा बस जस्ट एक वो क्या कहते हैं ना, ग्लिम्स दे दें जरा लोगों को। कंप्यूटर पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे स्कूल में बायो था। ठीक है, फिर मैं बायो पढ़ा, उसके बाद फिर मैं प्री एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर मैं बीबीए, कोई तुक नहीं बन रहा, नहीं कॉकटेल बना, वही मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद मैं चाइनीज सीख ली। फिर मैं चाइनीज आती है आपको? अभी तो भूल गया हूँ। वो मुझे इस तरह अंदाजा हुआ कि लास्ट टाइम मैं साइप्रस गया ना, तो मैंने देखा एक चाइनीज था, वो काउंटर पे ना वो खड़ा स्ट्रगल कर रहा था ना, वो वहाँ पे टिकट वगैरह। ठीक है। तो मैंने कहा यार इसकी जाके मैं हेल्प कर देता हूँ। उसकी चाचा मैंने बात की तो दो सेंटेंसेस के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस काबिल नहीं रहा। बात करूं, मेरी जो गोल्ड फिश मेमोरी है ना, जस्ट हिट, एंड वो चाइनीज में, हालांकि मैंने इसके 4 लेवल क्लियर किए हैं चाइनीज के, HS के 4, ओके, इसके 6 लेवल होते हैं, और 4 मैंने क्लियर किए हैं, और मैं चाइनीज पढ़ाता भी रहा हूँ बेसिक लेवल।
2-2.5 लेवल मैंने पढ़ाई हुए हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में अभी थोड़ा सा वो पार्ट टाइम, और एकेडमी में भी पढ़ाए हुए हैं। एक ज़माना था जिसमें मैं चाइनीज़ में टू मच इन था, जब वो सीपैक एकदम बूम आया था जी, तो वो पता चला था कि बस यही कर लो बस तो यही बड़ा है, स्कोप बड़ा स्कोप है, ट्रांसलेटर ही लग जाए वो। ट्रांसलेटर लग सही बात है। तो उस टाइम पे बड़ा ट्रांसलेटर वाकई की 2-2 3-3 लाख सैलरी थी हाँ, उस टाइम पे सिर्फ ट्रांसलेटर की। और करना क्या होता था, डेलीगेशन ने आना हाँ और उसने सिर्फ उस हफ्ते के लिए बुक होना कि वो चीनियों के साथ घूमना भी, हाँ, और उनको कहना है कह रहे हैं जी। यार आइडियल लाइफ है यार, क्या मजा आ रहा है। इट्स ट्रू। फिर वो ये फिर सिलसिला इसलिए खत्म हुआ कि वो चाइनीज ने पंजाबी और गालियां सीख ली। हाँ, मतलब वो कई लोग समझते थे कि अब इनको ना समझ नहीं आती, लेकिन वो बाद में कहते थे तो वहाँ पे अंधी गाल कटी है ना। गालियों का पता था, गालियां सारी आती थी। इट्स ट्रू, तो क्योंकि वो इधर ही रह रहे हैं अब तो वैसे ही चाइनीज़ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आगे ऐसे में हैं। ऐसे लगता है ऐसे ही कि आधा पाकिस्तान चाइनीज़ हो गया हुआ है। बस ये तो अल्लाह जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह, यही बचाए। कहना चाहिए चाइनीज़ से बंदा बचे। ठीक है, सब कुछ खा जाते हैं। वैसे तो हमारे भाई हैं और हाँ, दोस्ती हमारी पाक चीन की अलमशहूर है। अच्छा, फिर कॉलेज कौन सा था? कॉलेज में पंजाब कॉलेज में गया था। चलो फिर तो पापा जी, तो उमर फिर पंजाब कॉलेज में तो अगर पंजाब पढ़े कॉलेज हो में 2 साल स्कॉलरशिप पे पढ़ा था। 2 साल, अच्छा फ्री? 10 रुपये फीस थी बस। वेरी गुड। ये लोगों को पता नहीं होगा शायद, या पता हो कि भाई लाइक स्टूडेंट थे इसका मतलब। मैट्रिक तक मैं लाइक था, एफएससी में जाके पता नहीं क्या हो गया। उसमें मैं बैक बेंचर बन गया। फिर वो हम असल में ना कम्युनिटी आपकी और मैटर साथ करती में है। फ्रेंड्स का सर्कल बहुत मैटर करता है। मैटर करता है। मैं जब उधर था मैट्रिक जहाँ मैंने किया था, वहाँ पे जो पढ़े लिखे बच्चों में बैठता था, जो होते हैं ना ज़रा बड़ाकू बच्चे, हाँ, लेकिन वहाँ पर जाके मैं बैक बेंचर बन गया। तो जिस तरह की कंपनी थी उस तरह के फिर मार्क्स आए। तो वो कहते हैं ना कि बड़ा मशहूर कॉल है किसी इन्वेस्टर का आई गेस, कि मुझे अपने ना दोस्तों से मिलवाओ, मैं बताता हूँ तुम्हारा फ्यूचर क्या है। तुम्हारा फ्यूचर क्या है। इट्स राइट, ट्रू, लेकिन सोबत का असर होता है। सोबत का असर होता है। बट दैट कंपनी जो है ना, आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी अलॉट जहाँ पे मैं आज हूँ। अच्छा, लेकिन वो सारी जुगतबाजों की ना, जुगतबाजों की कंपनी थी। फुल मरासियात। फुल मुरासियात, उन्होंने पीएचडी की हुई थी और हर बात पे जुगत होती थी। और जुगत का पता है क्या, फैसलाबाद में मजे की चीज़ क्या होती थी? जुगत एक चेस की तरह है। आपके सामने चेस बोर्ड पड़ा हुआ है ना, आपने एक चाल चलनी है। चाल है आपकी, वो पूरी आपने सोची चाल समझी। चलनी है, चाल तो चलनी है, और आपने ये भी ख्याल रखना है कि पुट्ठी ना पै जाए। पुट्ठी ना पै जाए, मैं कोई इस तरह की गल ना करते हाँ कि ਜਿਹੜੀ हाँ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ जुगत मारी, बड़ा और अच्छा उस लफ्ज दिया जुगत आपने। ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ जुगत ਵੱਜਦੀ है ना, उसका ਉਹਦਾ ਸਾੜ एक हफ्ता नहीं जाता। नहीं जाता, नहीं जाता। इट्स ट्रू, ये बात वाकई फैक्टर। जो फैसलाबाद से हमें लोग देख रहे हैं, जो लाहौर से हमें लोग देख रहे हैं, जो बाकी गुजरांवाला से लोग देख रहे हैं, उनको हमारी मोहब्बतें, हमारा सलाम। और हमारे पॉडकास्ट को अगर आप पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, नए नए गेस्ट देखना चाहते हैं, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा उमर, मुझे ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी फिर कौन सी थी? उसके बाद मैं लाहौर आना चाहता था। लाहौर में मैंने अप्लाई भी कर दिया था इधर आईबीए में। अच्छा, लेकिन समहाउ जो है ना, मेरी दादी माँ, तो शी वाज लाइक, हाय मैं नहीं मुंडा भेजना, हाँ, हाय मुंडा होस्टल चले गए जाके, अल्लाह, हाय खाएगा की पिएगा खाएगा की, कित्थों करेगा, हाँ बिगड़ जाएगा वही ना, हमारे जो हाँ वही। मामलात होते हैं घरों के, और हालांकि मैं उस टाइम देसी बाहर भी जाना पेरेंट्स। चाहता था। हाँ, मैं आउट ऑफ कंट्री में काफ़ी सारे दोस्त गए, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई यूके चला गया। तो उस टाइम मेरा बड़ा दिल था यार बाहर निकले, निकले चंगे वक्त निकल जाना चाहिए था जी। हाँ। उदों भी दादी ने कहा हाय मैं मैं नहीं भेजना मैं उमर नहीं नू। भेजना, हाँ मैं नहीं भेजना। हाँ, तो फिर हमने क्या मुंडा किया, वीक हो जाएगा। हाँ फिर मुंडा इस तरह बाहर मुंडा निकल इतना ही जाएगा, वीक हो गया है। हथों निकल जाएगा। तो फिर हौसला नहीं पाया, तो फिर वो इधर ही फैसलाबाद में ही जो है ना, फिर मैंने जीसी यूनिवर्सिटी अच्छा, GCUF में एडमिशन ले लिया। वेरी नाइस। 4-5 जगहों पे अप्लाई किया, जहाँ हो गया। मतलब लंदन में पढ़े? नहीं, लड़कियां भी थी हमारे डिपार्टमेंट में, ऐसी बात नहीं है। अच्छा गुजारा हो रहा था। 400 अगर लड़के होते थे तो एक लड़की भी होती थी क्लास में पूरी में। हाँ, नज़र आ जाती थी दूर मतलब से। इतनी कम स्ट्रेंथ। हाँ, लेकिन उसमें एक फ़ायदा था हमें, हमारे डिपार्टमेंट के साथ जो डिपार्टमेंट था वो फाइन आर्ट्स का था। तो आपका टाइम वहाँ ही गुजरा हमारा था टाइम फरागत में। और मैंने बहुत सारे अच्छा उस डिपार्टमेंट की वजह से मैंने बहुत सारे स्किल्स, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं आर्टिस्ट वहाँ जाके, क्योंकि मेरे जो किसी लड़की ने तो नहीं कहा कि उमर यू आर आर्ट? नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, जहाँ आपका दिल लगना शुरू हो जाता है ना, जहाँ आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, वो जगह आपके लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना BBA किया था, ठीक है। BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बिल्कुल। और बिजनेस का वहाँ पे घंटा भी नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, वहाँ पे आपको बताता है हाउ टू बिकम अ गुड एम्प्लॉय। यस, राइट। तो और साथ में मैंने किया था BNF BBA। अच्छा, इसकी 2 बड़ी जहरीली टाइप्स हैं। अच्छा, एक BNF और एक एक BBA, ऑनर। एक ऑनर, ठीक है। BBA ऑनर और BBA BNF। पहली बात तो मुझे BBA में ऑनर कोई नज़र नहीं आता,
बीबीए की डिग्री लेके जाए कोई ऑनर नहीं करेगा मार्केट में। और उसके बाद है बीएनएफ। हमें बताया गया था बीएनएफ का मतलब होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके। लेकिन जब मैंने एडमिशन ले लिया तो पता चला बीएफ का मतलब है ब्लडी फूल। अच्छा उमर, बीबीए वाले जो है ना वो घबरा जाएंगे, ये जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो क्या करेंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। ज्यादातर तो बीबीए वालों को मैंने देखा है कि वो रियल स्टेट में चले गए हैं, वो आप बीबीए कुछ भी कर सकते हैं। आप बीबीए करके ना जैसे इंजीनियर बन के कुछ भी कर सकते हैं। बीबीए भी कैसी डिग्री है, आप बीबीए करके कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो वो इस तरह का सीन था। अच्छा, वो बीबीए के साथ हमारा डिपार्टमेंट था फाइन आर्ट्स का। तो मैं फाइन आर्ट्स में घुस जाता था। मैं देखता था लोग ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, और लगता था कि क्या यार विलियम आ रहे हैं। हाँ, मैं नहीं मुझे नहीं, उनको लगता था। हाँ। जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग थे ना, कोई 30 चक से आया, कोई 36 चक से आया, कोई जट, कोई गुज्जर, कोई अजीब से उन्होंने नाम रखे हुए थे। हमारे शाका। अच्छा, हमारे लड़का था, उसका नाम था मुर्शद, नाम पता नहीं क्या था। हाँ, हसीब नाम था, रंग उसका इतना काला, सिगरेट पी रहा, और उसका नाम था सीबा चिट्टा। तो इस तरह के नाम थे वहाँ पे। तो अच्छा, वो लोग ना कहते थे ये पागल हैं फाइन आर्ट्स वाले, क्या कर रहे हैं। आप यकीन करें, वो फाइन आर्ट्स वाले डिपार्टमेंट को इतना तंग करते थे। वो डिपार्टमेंट जो फाइन आर्ट्स का हमसे इतना तंग था, ये वो स्कल्पचर बनाते थे और किसी ने घड़ा बनाया, कुछ बनाया, ये लोग उसमें जाके सुसु कर देते थे। इतना उनको तंग करते थे, जिच करते थे। वो कोई पेंटिंग बनाते थे, जाके उसकी मूछें बना देते थे। अल्लाह माफ करे यार। तो उनको ना वो इतना कंप्लेंट्स नहीं आती थी, वो इतना डिस्पाइस करते थे। हम जब वहाँ पे गए ना डिपार्टमेंट में, गलती से फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट ने हमारी रैगिंग कर दी। अच्छा, मैं बीबीए का था, हमने जाको बताया कि हम बीबीए के हैं, तो उन्होंने झूठ बोल रहे हैं। फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स उन्होंने मिलकर ना, हम 2-4 लोग थे, 1-2 लड़कियां थी, हमारी रैगिंग कर दी। तो हमने जाकर जब बताया बीबीए डिपार्टमेंट्स को कि हमारी इन्होंने फाइन आर्ट्स पर रैगिंग की, वो भाईजान पूरा जत्था तैयार हो गया, आजा नदी ऐसी की तैसी, मम्मी डैडी बच्चे अपने हम समझ देंगे। अच्छा, ये मैंने देखा है, बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जो जट बरादरी होती है, गुजर बरादरी होती है, अब जितने भी लोग जो जेंजी हैं, हम इस पर भी बात करेंगे लाजमी आगे जाके, तो उनको बड़ा ये कहते हैं कि ये मम्मी डैडी जे कहने, और इस तरह से, ये क्या कॉन्सेप्ट है यार, उनको जीने का हक नहीं क्या? मैं आपको बताता हूँ, मेरी क्लास में ना 2 धड़े थे, मैं गलती से सीआर भी बन गया था। ठीक है, तो बड़ी गालियां खाई होंगी, बहुत गालियां। अब 2 धड़े थे, एक था फुल मम्मी डैडी बच्चे, वो कुछ फ्लेक्सिबल भी थे उनमें, ठीक है, और कुछ सही भी थे। हाँ, वो लड़कियां भी थी। अच्छा, वो जो फ्लेक्सिबल बच्चे थे और लड़कियां थे, उनका एक ग्रुप था, और बाकी वो 30 चक दे, 36 चक दे, वो सारे लौंडे एक उनका ग्रुप। मैं था उनके दरमियान में। अब मैं उनके साथ बैठता था तो उनकी तरह हो जाता था, उनके साथ बैठता था उनकी तरह हो जाता था। तो मैं उनके दरमियान, वो खिचड़ी पक गई थी, वो इतना मैं फंसा हूँ दोनों के दरमियान में। मैंने रियलाइज, एक चीज मैंने वहाँ पे रियलाइज की थी, यार जो जैसा है उसको भाई जीने दो। आप उसको ये ना करो कि भाई तुम ऐसे हो जाओ, मस्कुलिन हो जाओ, तो ना तुम उनको कहोगे भाई तुम तमीज करो। तो भाई जो जिस तरह के माहौल में पला बड़ा है, आप उसको अब 20-25 साल उसने ऐसे गुजार लिया, वो चेंज नहीं हो सकता। सारी इस तरह से एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स एज दे आर। बिल्कुल राइट, तो यही, और आई थिंक यूनिवर्सिटी में यही एक टेक अवे था। बाकी तो मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने बैंकिंग फाइनेंस में पढ़ा क्या। रिसेंटली मैं एक चेक मुझे किसी कंपनी ने दिया, ब्रांड ने, वो लेके मैं बैंक में गया हूँ, सीधा जाके मैं काउंटर पे कहता सर डिपॉजिट स्लिप। में वो क्या होती है? कहता सर डिपॉजिट स्लिप। वेरी नाइस। तो मैंने बैंकिंग फाइनेंस पढ़ी हुई 4 साल। यार, तो मेन चीज़ ये है कि वो काम नहीं आई इस तरह से। हाँ, लेकिन 4 साल एक्सपोजर, वो सब चीज़ें तो आती हैं। 4 साल में जो 4 नाइट्स थी ना, वो मेरी होती थी, बैंकर्स नाइट बोलते थे। ठीक है, मैं स्टेज परफॉर्मेंस क्लियर कर दिया कि 4 साल में 4 नाइट्स में होती थी बैंकर्स नाइट। हाँ, उसमें मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस को डील करता था। ओके, वो टीचर्स मेरे ऊपर छोड़ देते थे, किसी का ऑडिशन लेना है, परफॉर्मेंस करनी है, स्टेज एज जज, मतलब ओवरऑल मैं उसको टीचर्स के साथ मिलकर ना पूरा परफॉर्मेंसेस जितनी भी होनी होती थी उनको मैं केटर कर रहा होता था। तो वो क्योंकि वो मेरा काम था, और मैंने तब भी रियलाइज नहीं किया था। हाँ, आपको कह रही थे कि यार यू आर आर्टिस्ट, या ये तुम मीडिया से तुम्हारा वो ज्यादा अच्छी ग्रोइंग चीज है, ये चीज बंदे के माइंड में आ रही होती है। उस टाइम मुझे रियलाइजेशन नहीं थी। अच्छा, ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद पहली जॉब मैंने की थी, इंटर्नशिप की थी, FWMG आई थिंक इस तरह का नाम था। अच्छा, ये फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, FWMC, सॉरी। ठीक है, हाँ, वहाँ पे हमने कूड़े उठाए हैं। अच्छा, लिटरली नॉट लिटरली, बट वो जो उनकी क्या मैनेजमेंट टीम में थे, मार्केटिंग टीम में थे उनकी, बस मार्केटिंग उनका फाइनेंस, हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट उन्होंने भेज दिया था ना जो यूनिवर्सिटी के। हाँ, तो उसमें ऐसा भी होता था कि हम यूसीज में जाके उनकी हाजिरी लगा रहे हैं, गलियों में जाके देख रहे हैं जो कूड़े उठाने वाले आ रहे हैं ना,
हमारे भाई बिल्कुल। अच्छा, हमें वहाँ जाके पता चला कि जो कूड़े उठाते हैं ना, ये जो रेडिया वाले, ये इनका काम है सिर्फ सफाई करना। जो रेडी लेके आते हैं ना, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है। वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो पैसे ज़्यादा लेते हैं और उसका फिर वो छानपुरे को ज़्यादा देते हैं और वेस्ट वो बता जाता है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। वेरी नाइस। अच्छा, वो इनका सिस्टम ही अलग नहीं था। हमने जाके रिपोर्ट बना के फिर दी उनको, मतलब ये हमारा काम होता था वहाँ पे। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा शौक पड़ गया कि यार मैंने ये ना कोई बड़ा काम करना है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है। फिर मैंने 1-2 कोर्स छोटे मोटे करके ना, मैंने क्लियरिंग एजेंट लग गया मैं ड्राई पोर्ट पे। कौन सी? फैसलाबाद का ड्राई पोर्ट है, ठीक है। वहाँ पे वो कंटेनर्स वगैरह उतरते हैं, तो वहाँ पे मैं एज अ क्लियरिंग एजेंट। यार असल तो गेम वहाँ से शुरू होनी है। तो वो क्लियरिंग एजेंट के तौर पे मैं काम करता था। वो तो रिश्वतें बड़ी ऑफर होती वो ना उसको रिश्वत नहीं कहते बस एक साइन कर दे। वो रिश्वत नहीं कहते, वो कहते थे शॉपिंग। एक फॉर एग्जांपल मैंने फाइल के ऊपर साइन करवाना ना, मैं गया उनके पास, मैंने कहा सर ये साइन कर दें। दूसरे सर किधर है? वो शॉपिंग करने गए। तो मैंने जब फर्स्ट दफ़ा शॉपिंग, हाँ पहली दफ़ा जब मैंने शॉपिंग का वर्ड सुना, मैंने कहा शॉपिंग, यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल है ड्राई पोर्ट में? हंसने लग गया। पता चला कि जब कंटेनर उतरता है तो उस जब कंटेनर को वो सील खोलते हैं, तो जो ऑफिसर वहाँ पे जाता है और जो चीज़ पसंद करता है वो ले लेता है, उसको शॉपिंग कहते हैं। वो तेरी मतलब वो कंटेनर शॉपिंग है, वो कंटेनर की शॉपिंग है, ठीक है। उसके बदले में वो क्या करता है कि अगर कुछ उसने ऐसी चीज़ें भी मंगवाई हैं जिसके ऊपर टैक्स ज़्यादा है या कम है या ऊपर है नीचे है कम ज़्यादा है, तो वो क्लियर कर देता है। या जस्ट फॉर द अगर नहीं भी कोई नाजायज़ काम नहीं भी है, तो वैसे ही गुडविल के लिए वो कहता है चल यार क्लियर कर देते हैं। फॉर चॉकलेट्स का अगर आया है तो उसने चॉकलेट्स के डब्बे उठा लिए घर वालों के लिए, ठीक है। कोई मतलब अपनी दुकान समझ ली। हाँ, कोई हैंड फ्री का डब्बा उठा लिया, कोई हेडफोन उठा लिया। आईफोन भी आते हैं? आईफोन तो नहीं आते थे, बस यही आता था सामान, लॉटों का माल आता था। लेकिन एक्सपेंसिव चीज़ें होती थी ना? होती थी बहुत सारी चीज़ें। और ऐसा भी होता था, मैंने एक तो कंटेनर खुद वहाँ पे देखा था कि कपड़े जो रॉ आइटम है ना, रॉ, उसके ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उस पर ड्यूटी नहीं है, सही है। आप रॉ खाम माल मंगवाएं और फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कॉटन है, धागा है, उसके ऊपर वो रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर नहीं है, लेकिन कपड़ा जो आ रहा है ना उसके ऊपर ड्यूटी है। सही। तो वो धागे को कपड़े को धागे की मद में क्लियर करवा लेते थे। हाँ, ओके। अब अल्लाह जाने अब सही हो गया सिस्टम के नहीं, लेकिन कभी ऑफर हुई कोई बड़ी चीज़ की? नहीं, ऑफर मुझे तो नहीं होती थी क्योंकि मेरा इतना रैंक नहीं था कि मैं डायरेक्ट डील मारूं। तो लेकिन ये था कि वो पता होता था ये चल रहा है, निज़ाम चल रहा है। और उसके बाद फिर वो छोड़ दी? वो फिर मैंने छोड़ दिया था। उसके ये बाद दो काम हो गए। ये 2 काम हो गए। उसके बाद फिर मैंने मोबाइल फोन्स का काम किया। आईफोन्स, ओके, सैमसंग, आईफोन, ये सारे, ठीक है। वो मेरा एक कज़न था, वो लैपटॉप लाता था दुबई से जाके। तो मैंने उसने बोला यार चलते हैं, तो ना आजकल फ़ोन्स बड़े आ रहे हैं दुबई से, तो फ़ोन तब ये IME के चक्कर नहीं होता था या ब्लॉग PTA CT के चक्कर नहीं होता। ये मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। दुबई गए हम लोग, इतना मैं कोई 10 लाख रुपए का माल मैंने उठाया सर्वे करने के लिए ना, तो वहाँ से माल लेकर यहाँ आए हैं। तो वो भी लंबी बहस है कि कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि बैन है। हाँ, वही मैं भी कह रहा हूँ। आप नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको आप टेक्निकली लीगली ला सकते हैं। ऑल राइट, हाँ, टेक्निकली लीगली ला सकते हैं। वो ऐसा करते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं ना वहाँ से आते थे यहाँ पे, उनको फ़ोन दे देते थे। ठीक है, तो अपने जेब में डाल लो, कोई पर्स में डाल लो, कोई अपने बिस्तर में छुपा लो। मैं समझ गया हूँ, कपड़ों में रख लो किसी ना किसी तरह से। तो एक मजदूर तकरीबन 10 फ़ोन ले आता था डिफरेंट तरीकों से। उसको फ़ायदा क्या होता था, उसकी टिकट पूरी हो जाती थी। हाँ, वो जो बंदा होता था, वो बंदा पे कर देता था। तो वो टेक्निकली लीगली आ रहे थे, लेकिन लीगल थे नहीं। हाँ, और दूसरा तरीका ये होता था, उसमें रिस्क ज़्यादा था। पूरा का पूरा बॉक्स आता था वहाँ से, बाहर से, और वो बॉक्स की डील हुई होती थी कस्टम वालों से कि इसने आपने क्लियर करवाना है। और ऐसा भी हुआ था, मेरे जब ये काम कर रहा था, एक बंदे ने पूरा बॉक्स मंगवाया था। उसमें होता कि डायरेक्ट आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, क्वांटिटी में आ जाते हैं। वो एक बार ऐसा हुआ कि लाइट चली गई थी, पूरा एयरपोर्ट हो गया था ब्लैंक, यानी ब्लैक हो गया था ना, ब्लैक आउट हो गया था। तो वो फ्लाइट उतरने के बजाय ना, फॉर एग्जांपल जैसे अब एग्जैक्ट याद नहीं, फैसला के बजाय ना कराची उतर गई, जिस तरह अभी पेशावर वाली उतरी, उतर गई। हाँ, उधर सेटिंग नहीं थी। वो कुछ 16 करोड़ का माल पकड़ा गया था उस 16 करोड़ रुपए का माल। हाँ, मोबाइल फोन से, ये किधर। तो इस तरह वो सिलसिला चलता था उस टाइम। वेरी नाइस। तो ये फ़ोन मैंने मंगवाए, हम वहाँ गए, लेकर आए। जब मार्केट में बेचने गया हूँ, वो पता चला रिफर्बिश हैं सारे। ओला। तो वो उन्होंने उतार के तैयार किए हुए थे। ठीक है, हमें ओरिजिनल एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं था क्या होता है हमें। तो फिर
तो फिर क्या, अब हम अब लॉस हुआ, अभी हम प्रॉफिट के चक्करों में थे, अब हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लाले पड़ गए कि भाई वो तो पूरे हो जाए। फिर मैंने सारे OLX पे बेचे। मतलब आप बेचने में माहिर हैं। मैंने ये देखा है कि आप बेचने में माहिर हैं। मैंने मार्केट में सोचा था कि बेचूंगा कि प्रॉफिट ऑब्वियसली नहीं आएगा। बिकने थे OLX पे, कितना फिर OLX पे जो है कितना ना का लोगों सस्ते को पता चल जाता था रिफर्ब्ड। हाँ, तो लेकिन बता के बेचे, फिर भी सस्ते थे ना, हाँ। मार्केट से वो नहीं मिल रहे थे। तो ठीक है। बोर्ड उनका ओरिजिनल होता था, ऊपर केसिंग शेसिंग उन्होंने चेंज की हाँ, होती बस पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। हाँ। अच्छा, तो फिर फिर? लेकिन आईफोन में बचत हो गई थी, क्योंकि आईफोन की अभी रिफर्बिश उस टाइम नहीं आए थे, तो वो सैमसंग में नुकसान हुआ था, आईफोन में बराबर हो गए थे। फिर ठीक मैंने है। फ़ोन वो मंगवाता रहा, लेकिन फिर रियलाइज़ किया, एक दो बार मंगवाए, सम टाइम फ़ायदा सम टाइम नुकसान, कि रिस्क इसमें चर्च जितना है ठीक है। और प्रॉफिट चर्च जितना नहीं है। हाँ, मेन चीज़ ये है। तो फिर मैंने कहा यार इसको मैंने लॉन्ग टर्म देखा, मैं कब तक चला सकता हूँ। बंद कर दिया। फिर मैंने साल 1.5 साल बाद ये मैंने वाइंड अप कर दिया, लेकिन इसमें ये तो मेरे लिंक्स बहुत बन गए थे मोबाइल मार्केट में। उसके अलावा भी मैं फिर फ़ोन इधर उधर से को ले दिया दे दिया, मैं ठीक है। दिहाड़ी लगाता रहता था। ठीक है। इससे ले लिया, उससे दे दिया, उससे ले लिया, इससे सही दे है। दिया, तो ये सिलसिला काम चलता चलाते रहता रहे। था। हाँ, पॉडकास्टिंग की तरफ जो है वो बड़ा लंबा चक्कर है यार, बहुत लंबा। तुम्हें बताता रहूँगा, मैंने कुछ 10-12 काम किए, उसके बाद पॉडकास्ट पे आके एंड अप हुआ। अच्छा, इसके बाद कौन सा किया था फोनों के मैं बाद? अपना फास्ट फॉरवर्ड जाता हूँ। हाँ, मैं वो ज़्यादा फास्ट बेहतर फॉरवर्ड है, जाता क्योंकि ये 10-12 काम में तो पूरा हमारा 2 घंटे निकल जाएंगे। गुजर जाएंगे। मोबाइलों वाले काम के बाद मैंने थोड़ा बहुत वो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी। तीसरी की चीज़ हो गई। हाँ, फिर वो मैं चाइना भी गया, फिर मैंने वो अच्छा, चाइना भी थोड़ा गए। सा सीखा वहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ आके फिर मैंने पढ़ाया भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। साथ साथ मैं दुकान पे काम भी करता था, अपने कपड़े का काम, दुपट्टे काटता था। ओके। हाँ, तो वो साथ ये साथ फैसलाबाद में? ये फैसलाबाद में हमारा अपनी दुकान थी, तो वहाँ पे सिर्फ मेरा काम ये था तो कि जाके ख़वातीन के तो आप पसंदीदा होंगे, क्योंकि कपड़े वगैरह दिखाना, वो सब कुछ करना, वो तो उनका शौक होता है एक। नहीं, वो हम होलसेल में डील करते थे। हाँ, हम फिर हमारे वो बीबी आ भी जाती है, हम हाथ जोड़ते थे, क्योंकि हमारा इतना स्टैमिना नहीं था भाई किसी कि बीबी भाई से डील थान करें। दिखाई जो, हाँ, दिखाई नहीं जो, नहीं दिखाई जो। नहीं नहीं भाई, तौबा। हाँ, लेकिन उसमें एक नुकसान ये हुआ, यूनिवर्सिटी में जाता था तो दुकान पे भी बैठता था, तो हम एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे ना, जो रेप्लिकाज होते हैं। जैसे वो इतनी गंदी आदत हो गई थी, मैं लड़कियों को नहीं देखता था, मैं उनके सूटों को देखता था। इसने शिफली पहनी हुई है, वेरी नाइस, ये इसका जो घेरा है ना, इसके ऊपर वो मल्टी हेड की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। वेरी गुड। और मतलब वो सम टाइम इतना भी, एक दिन लड़की खड़ी, तो मैं ना, उसकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी हुई थी। मैंने कहा ये एम्ब्रॉयडरी तुमने कहाँ से करवाई है? उसका घेरा मैंने लिटरली, मेरे कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ उसको क्लोज देखने के लिए उठा लिया। ओ भाई नीचे जी। करो, क्या करो, नीचे करो। उमर भैया आप तो बड़े खतरनाक नहीं, आदमी। मैं उस टाइम किसी और जोन में था ना, मैं हाँ, वो मतलब बस एम्ब्रॉयडरी के जोन हाँ, में थे आप। एम्ब्रॉयडरी के जोन में एम्ब्रॉयडरी था। का था हाँ, एम्ब्रॉयडरी। सही। उसके बाद फिर कॉलेज में पढ़ाया, फिर एकेडमी में पढ़ाया चाइनीज़ को, फिर डिफरेंट काम किए, फिर मैंने एक मीडिया हाउस में जॉब कर ली। किसमें? एक वो लोकल था यूट्यूब चैनल, उनके आईटी की कंपनी थी, लेकिन साथ में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना ठीक है। चाह रहे थे। उनके लिए मैंने फिर काम करना शुरू किया। फिर जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जी। मैंने उनके लिए पॉडकास्ट वगैरह या इंटरव्यू करता था। उस टाइम पॉडकास्ट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, इंटरव्यूज होते थे, तो डिफरेंट लोगों को बुलाते। उनमें से मैंने एक यूट्यूबर का इंटरव्यू किया। अच्छा, दैट चेंज माई माइंड। कौन था वो मेरे एक दोस्त ही हैं, उसके बाद मेरे दोस्त बन गए थे। वो असद अली टीवी उनका चैनल है, अगर आप सर्च करेंगे, सही। 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है। लेकिन वो टेक की फील्ड से हैं। यस, मुझे अंदाजा हो गया। हाँ, तो उनका मैंने जो है ना वो पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने अपने घर इनवाइट किया, उन्होंने अपना चीज़ें दिखाई, मैं बड़ा इंस्पायर, क्योंकि मुझे वो टेक का, चीज़ों का, वीडियो का बहुत ज़्यादा शौक था, तो ठीक मेरे है। रेलिवेंट। फिर मैं उनका ना चीज़ें दिखा रहे थे, उनका एडसेंस खुल गया। एडसेंस ही खुल गया? हाँ, मेरे सामने एडसेंस में मैंने उनकी कमाई देख ली। फिर मैंने कहा मैंने टेक यूट्यूबर ही बनना भाई, भाड़ में जाए सारे। मैंने जॉब छोड़ दी। आपको शुरू से जो अट्रैक्ट करता था ना, वो मैंने जो देखा, पैसा, ज़्यादा बड़ा कोई काम करना है। इफ़ आई लुक बैक एंड आई कनेक्ट द डॉट्स, आई रियलाइज कि मेरा पैशन जो था ना, वो कैमरा, वीडियो, आर्ट, इसके लिए था। आपको मैंने एक चीज़ स्किप की, मैंने ड्राइंग सीखी थी फाइन आर्ट्स में। ठीक है। 3 महीने का मैंने ड्राइंग पोर्ट्रेट का कोर्स किया था, और मैं पोइट्री करता था, और आर्ट से रिलेटेड सारी, क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स में बैठ के मैंने यही कुछ सीखा था। पोइट्री, शेर वगैरह अब खुद लिखते थे? हाँ, या बस शौक था पढ़ने का? नहीं, मैं खुद लिखता था। तो कोई शेर ही सुना दे यार, कोई एक आधा। मेरे ना थोड़ी सी गोल्ड फिश मेमोरी है, लेकिन मैंने लिखे हुए हैं, मैं हाँ, कहते हैं सुना देता हूँ। जरूर एक शेर मेरा अभी आ रहा है, वो जब मैं एक टॉक्सिक मस्कुलिनिटी होती थी उस ज़माने में, तब लिखा था। ठीक है। कि हरगिज़ ना देखे किसी तौर ना देखे, हरगिज़ ना देखे देखे किसी तौर ना देखे, ठीक है। जिसे मैं चाहूँ कोई और ना देखे। उफ, अल्लाह। अच्छा, मैंने लाहौर पे एक पोइट्री लिखी थी तू वैसे। साड़ी नहीं थे, तेनों किसी और दा भी नहीं रहा। तो मैंने ना लाहौर के ऊपर एक पोइट्री लिखी थी। जी जी, लाहौर आए हैं फिर तो लाहौर के लिए, लाहौर के लोगों के लिए मैं कहता हूँ, लाहौरी जेड़े ने ना, वो ज़रा चौकस हो जाए। मिल जाए सही। हाँ, मिल गया।
अच्छा इसमें ये है कि, हाँ मैं सारा नहीं सुनाऊंगा, अच्छा 2 शेर सुनाऊंगा, अगर आपको मजा आया तो पूरा सुनाऊंगा, वरना नहीं सुनाऊंगा। पंजाबी पोइट्री समझ लेते हैं? जी पंजाबी हमारी आवाम। अच्छा, कर दस के मैं वैसे कुछ हो रहा हूं, तेरा करके नहीं चलिए मैं लो रहा हूं। वेरी नाइस, आगे चले। मर जानी है तो मित्रां नूं शौक करता, सिम बंद ते नंबर ब्लॉक करता। हाय हाय हाय। सो इस एक शायर की स्टोरी है जो अपना सारा कुछ वेच वट के लाहौर लाहौर आया, आया, धोखा हो गया, ब्लॉक हो गया। हाँ अगे धोखा हो गया। मर जानी है तो मित्रां नूं शौक करता, सिम बंद ते नंबर ब्लॉक करता। मेरी आस उम्मीद ते टुटी ही टुटी, नाले हार्ट भी मेरा ब्रोक करता। हैवी हैवी। मैं पिंड चलदी कमेटी तोड़ आया, मैं पिंड चलदी कमेटी तोड़ आया, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया। हाय 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 हाय, क्या बात है। तेरे पिछे मैं मामे दी ऑफर भी छड्डी, केड़ी? नीलम नैला नीलोफर भी छड्डी। हाय 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 हाय। तेरे पिछे मैं मामे दी ऑफर भी छड्डी, नीलम नैला नीलोफर भी छड्डी। छड्डियां मैं कुड़ियां शरीफुन निसा, छड्डियां मैं कुड़ियां शरीफुन नसा। हाँ शरीफुन निसा, एक मेरे ते मरदी सी लोफर भी छड्डी। हाय हाय हाय। मैं तो मंग दी मुंदरी भी मोड़ आया, मतलब मैं मंगनी मुंगनी जो होने लगी सी, मुंदरी रिंग रिंग मोड़ आया कि नहीं, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया। हाँ क्या बात है, क्या बात है। मैं चाचे ने सांझी ट्राली भी बेची, एक मझ सी घर दी पाली भी बेची। अल्लाह अकबर। अब्बे तो चोरी पटवारी ने रल के, अब्बे दी जमीन भी बेची, एक पहली सी चंग बताली भी बेची। ओए गल आ गई ना। बोझी पा के मैं 1-2 करोड़ आया, तेरा करके नहीं चलिए मैं लाहौर आया। हाँ फिर उन्हें अफसोस हो रहा कि भाई ए की हो गया मेरे नाल। हाँ। ना सोचे कि पिछों मेरे घर दा की हो, मेरा अब्बा भी खुशू मेरी बेबे भी रो, शरीकां भी देवणगे ताने ते मेहणे, रो रो के भैन दा नक भी चो। बड़ी सिचुएशन उसने डिस्क्राइब की है कि रो रो के भैन दा नक भी चो। हाँ ते किसे गल ते ना करके मैं गौर आया, हुण सोचदा कि मैं लाहौर आया, क्यों चलिए मैं लाहौर आया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब उमर सलीम के लिए मैं कहता हूँ तालियां, बहुत अच्छा लिखा है यार आपने, और इस तरह की चीज़ें लिखा करें, और ये अब नई चीज़ है। थिंग इज दैट एक बड़ा ना गलत कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपके पॉडकास्ट में मैं बताना चाहूँगा, जो मैं जिसका शिकार मैं खुद भी रहा हूँ। अच्छा, कि हम जो पंजाबी लोग हैं ना, वो अपनी ही लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा डिस्पाइज करते हैं। यस, हमें बताया गया बचपन से अगर तुम पंजाबी बोलोगे तो यू आर कंसीडर्ड अ पेंडू और जाहिल। यस, और ये कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वाई। एक पठान है पश्तो बोलता है, अब 2-4 बैठेंगे ना, अब 2 बंदे बैठे हैं, एक आपके साथ पठान आपके साथ उर्दू बोल रहा है, दूसरा पठान आएगा अपने लख पख शख पख शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, वो बड़े प्राउड के साथ बोलेंगे। सिंधी बड़े प्राउड के साथ सिंधी बोलते हैं, और भी पंजाबी जब पंजाबी बोलता है तो वो क्यों गलत समझी जाती है। इवन कि एक निजी स्कूल था, शायद आपको याद हो, उसमें एक नोटिफिकेशन भी आया था कि पंजाबी नहीं बोलनी, गालियां और पंजाबी अलाउ नहीं है। देखिए पंजाबी को किस चीज़ के साथ जोड़ के उन्होंने ये चीज़, जैसे वो एक ज़माने में था कि चाइनीज़ और कुत्ते अलाउ नहीं इस बिल्डिंग में, पुराने ज़माने के बाद। ठीक है, इसी तरह तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं जब पंजाबी हमने अपनी लैंग्वेज को छोड़ दिया हमने, पंजाबी जो हमारी माँ बोली है। और आप दूसरे चढ़ते पंजाब से चले जाओ, जो दूसरा इंडिया का पंजाब है, उन्होंने अपने कल्चर को पकड़ा है, और आज पंजाबी गाने, पंजाबी सॉन्ग्स, और ये दिलजीत को देख लो, और वो बाकी पूरी दुनिया में वो छाए में है। क्यों उन्होंने अपनी ये जुबान को नहीं छोड़ा, और हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ के बैठे हैं। आपका बच्चा पंजाबी बोलेगा ना, माँ सबसे पहले उसको बोलेगी बेटा उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, पंजाबी नहीं इंग्लिश पे भी, हाँ पंजाबी नहीं बोलो। मैं तो अपने बच्चों को बल्कि पंजाबी सिखाता हूँ। मेरी बड़ी बेटी जो है 10 साल की है, माशाल्लाह, तो वो पंजाबी बोलती भी है, समझती है। उसकी माँ उसको मना करती है, बेटा नहीं पंजाबी नहीं बोलो। मैं कहता हूँ बोलो, खुल के बोलो, मेरे साथ बोलो। हाँ, इट्स ट्रू कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा रहे हैं, और ये बड़ी बात है। और आजकल जितनी भी हमारी ऑडियंस है, इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये हमारी बोली है, और जिस कौम ने भी अपनी बोली छोड़ी है वो आज कहीं नहीं पहुँची, वो बैकवर्ड ही गई है, फ्रंट एंड नहीं वो पहुंच सकी हैं, किसी के आगे वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकी। जिन कौमों ने अपनी ज़बान को पकड़ा है, माँ बोली को पकड़ा है, वो आगे आज तरक्की भी करते हुए नज़र आ रही हैं। अच्छा उमर, एज हम अगर बात करें अब कि आपके पॉडकास्टिंग की, फास्ट फॉरवर्ड टू पॉडकास्ट उस पर आते हैं, वो कैसे स्टार्ट हुआ? हाँ, कितनी देर में स्टार्ट हुआ, एंड हाउ मच यू अर्न फ्रॉम दिस यूट्यूब एंड फेसबुक एंड ऑल दैट स्टफ फ्रॉम सोशल मीडिया?
अच्छा, इसमें यह है कि मैं जब फैसलाबाद से मूव करने का सोचा, जब फाइनली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन फाइवर थिंग। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे समहाउ आई डिस्कवर्ड कि आई कैन सेल माय प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑन इंटरनेट। देयर आर कंपनीज आउट देयर इन द होल वर्ल्ड, ठीक है, उनको अपनी कंपनी अपनी फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट उन्होंने बनाई है, ठीक है, ये बेचना है तो उसको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। यस, तो हमारे पास कैमरा है, अगर आपके पास कैमरा है, ग्रीन स्क्रीन है, कोई अच्छा बैकग्राउंड है, माइक है, तो आप वो वीडियो बनाएं उसके लिए कि हाय ये सोनो डिजिटल का कप है, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा पायदार है, इंग्लिश में आप बोल के उसको बनाएं, वो उस पर एड्स लाएगा, जनरेट करेगा, ठीक है, उसके बेस आपको वो $10 मिल जाएंगे। तो ये काम मैंने स्टार्ट किया था $5 से, ठीक है, कि $5 पर एड $5 पर, हाँ, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 मिनट की वीडियो बना दूंगा आपको $5 में। फिर वो मैंने उसको रेट बढ़ाया, 10 किया, 20 किया, 50 करता करता, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा मुझे अर्निंग शुरू हो गई। और फिर उस अर्निंग और उस सेटअप को मैंने यूट्यूब के लिए यूज़ किया। इवन दो मैं यूट्यूब करना चाहता था, लेकिन चूंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, कैमरा नहीं था, सब कुछ नहीं था, तो मैंने कहा मैं कैसे यूट्यूब की तरफ आ सकता हूँ, मैं उधर दोबारा असद अली की तरफ आता हूँ कि मैंने उसकी जब वीडियो देखी तो मैंने कहा मैं कैसे इतने महंगे महंगे गैजेट्स ले सकता हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सिर्फ 7-8 लाख के सिर्फ माइक्स पड़े हैं, वेरी नाइस, बाकी सेटअप छोड़े, सिर्फ माइक्स की जो डिफरेंट टाइप्स है मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो उस टाइम में सिर्फ एक 1500 का एक माइक आता है, बोया MM1, उससे मैंने शुरू किया था। वाह। और कैनन का था 80D कैमरा, उससे मैंने वो वीडियोस बनाना शुरू की थी, राइट। सो वो मैंने पैसा अर्न किया फाइवर से, वहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल करके, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं, आप जाकर अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। अच्छा, ये लोगों को गाइड करना चाहें अगर हम कि फाइवर पे आप किस तरह से अपना अकाउंट बनाएं, वो एक टेक्निकल चीज़ें ना आप डिस्क्राइब करें, लेकिन आप उनको थोड़ा सा वे आउट बता दें कि किस तरह से फाइवर पे वो काम करके पैसा कमा सकते हैं और किसी में जो स्किल्स है वो किस तरह से इनहेंस करते हुए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये ज़रा नोट करिएगा उमर की बात। ओके, फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट वहाँ पर अपनी सर्विसेज आप दे सकते हैं। उसमें जो मैं अपने वाले से बात करूँगा, जो मेरी फील्ड है, मेरी फील्ड में आता है वॉइस ओवर और साथ में वीडियोस। जब मैंने वीडियोस के अंदर कदम रखा तो सिर्फ 1500 लोग थे जो कि वहाँ पर वीडियो प्रेजेंटेशन की सर्विसेज दे रहे थे। ऑलराइट। और आज 2024 आई एम नो आइडिया, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा हज़ारों में होंगे अब तो लिटरली, ठीक है। और जब मैंने एक और गिग बनाया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और SEO वगैरह का और ये वो, उसमें 2.5 लाख बंदा बैठा। अब 2.5 लाख के दरमियान आपको जॉब मिलना ज़्यादा इजी है कि उस फील्ड में जहाँ पे कम ऑडियंस है, इतना ज़्यादा आपका मुकाबला नहीं, किसी से चैलेंज नहीं है, ठीक है, राइट। लेकिन डेफिनेटली इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा 2 चीज़ें चाहिए। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए और दूसरा आपके पास अच्छा कोई कैमरा, माइक, ठीक है, आपके पास वो सिस्टम होना चाहिए जिससे आपकी ऑडियो क्वालिटी एंड आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी आपकी अच्छी हो, बेशक वो मोबाइल ही हो। अब ये 2 चीज़ें नॉट के नेसेसरी कि आप बड़ा ही 10 लाख का सेटअप उठाने ले जाएं, ये शुरू यहीं से कर सकते हैं आप। खैर, तो अब $5 में आप गिग बना सकते हैं वहाँ पे, $5 का कि आपके मैं $5 लेकर आपके लिए एक वीडियो बना कर दूंगा, ये ठीक है। तो वो आप एक बनाकर वहाँ पे गिग लगा देते हैं, ठीक है। उसको फिर आप इंटरनेट पे देखें, उसको प्रमोट कैसे करना है, SEO कैसे करनी है, कैसे ऑर्डर लेना है, वो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, बट आपको मैंने वे बताया कि ये दिस इज़ द वे यू कैन डू इट। और अभी भी आई थिंक इतना कंपटीशन नहीं है वीडियो स्पोक्स पर्सन कैटेगरी में जितना बाकी कैटेगरीज में। अच्छा, इसमें आपको पूरी दुनिया में से लोग मिलते हैं उमर? यस। अच्छा, ये बड़ी एक खास बात है कि आपको पूरी दुनिया से लोग रीच आउट करते हैं और आपको डिफरेंट रेट्स पे अपनी अपनी ब्रांड्स की प्रमोशन करवाते हैं। इंडियंस आपके बन जाते हैं क्लाइंट, क्योंकि हमारी शक्लें, हमारी बोली मिलती है। एशियन, हाँ, हम साउथ एशियन है ना, तो इंडिया के क्लाइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, हाँ। अगर अच्छा, ज्यादातर उमर अगर बात करें तो इसमें किस तरह से कौन लोग काम करवाते हैं? IT वाले करवाते हैं, कुछ और लोग हैं? हर फील्ड से आपको मिलते हैं। कोई भी आप फील्ड उठाने, आपने कब बेचना है, ग्लास बेचना है, आपको उसकी वीडियो मार्केटिंग चाहिए। आपको हर काम के लिए वीडियो चाहिए। यस, इट्स ट्रू, राइट। तो हर फील्ड से, मैंने रियल एस्टेट से लेकर IT कंपनी चीज़ें, मतलब ये ग्लासेस तक मैंने बेचे हैं, मतलब मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं छोड़ी। वेरी नाइस, राइट। तो मैंने हज़ारों की तादाद में जो है ना खुद एड्स बनाई। आपका मेन इनकम सोर्स वो था? फिर फाइवर था। वहाँ से इनकम आती थी, उसको मैं इन्वेस्ट करता था यूट्यूब पे। वेरी गुड, राइट। तो मैं मैंने टेक वीडियो से किया था। मैं टेक वीडियोस बनाता था, मैंने 8-10 टेक वीडियोस बनाई। फिर एक दिन मैंने नया लेंस लिया, पैसे खर्चे, और एक नया माइक लिया, उसको मैं टेस्ट करने के लिए गया मार्केट में। ठीक है। रमज़ान के दिन थे, रात का टाइम था, वहाँ पे सहरी क्लॉक टावर में सहरी वाला सिस्टम चल रहा था, तो एक वहाँ पे मैं चला गया शेख चने वाले के पास। सही। उस शेख चने वाले के पास जाकर ना मैंने माइक और वो लेंस लाइट चेक करने के लिए मैंने वो बनाई वीडियो। वो एक जो रोड शो बन गया वो। अच्छा। गलती से वो मैंने लगा दी। सुबह मैं लगा के सोया हूँ सहरी टाइम,
और जब उठा हूँ तो वो 10,000 पे उसके जो है ना वो चले गए थे। वेरी नाइस। तो वो पहली वीडियो थी जो मेरी वायरल गई एंड इट इज़ अबाउट 2 मिलियन पे वो वीडियो बैठी हुई है। तो उसने मुझे बूस्ट दिया था कि मैं रोड शो करूँ। यस, फिर मैंने पंजाबी में रोड शो शुरू कर दिए थे। एक अरसा मैं करता रहा, उसके बाद फिर कोविड में रुक गया और फिर 2 साल बाद मैं जब इस्लामाबाद आया, फिर मैंने दोबारा रेगुलर कंटेंट बनाना शुरू किया। लेकिन उस दौरान फाइवर में करता रहा हूँ, फाइवर नहीं मैंने रोका। ठीक है। और फिर यहाँ पे टीम बनाई, टीम के हवाले फाइवर किया, फिर मैं फुल टाइम यूट्यूब। मेरा अच्छे दोस्त है हमजा भट्टी, उसने मेरी बात कही थी कि जो कंटेंट क्रिएशन है एक दुकानदारी की तरह है। तुम कंटेंट बनाते हो, अच्छा कंटेंट बनाते हो, एक वीडियो बनाई, अगली बनाई महीने बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, लोग भूल जाते हैं। ठीक है, आप एक सीरीज बनाओ डेली बेसिस पर। ठीक है, जैसे आप दुकानदारी कहते हो, आप करते हैं ना, जाके शटल खोला, दुकानदारी की, शाम को बटन बंद किया। इसी तरह कंटेंट को लेकर चलेंगे तो ये आपको रिवॉर्ड देगा, वरना नहीं देगा। फिर मैंने टोटल ये कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी न्यू बिगनर्स आ रहे हैं मार्केट में, ये उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि ये एज अ दुकानदारी लेके चलना पड़ता है और इसकी ये फुल टाइम 24/7 की जॉब है। yes. और ये दूसरा ये कि शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब करना चाह रहे हैं ना आप, शॉर्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो आप डेली की एक बना सकते हैं। यू आर नॉट आई थिंक वो कैपेबल इनफ टू मेक लॉन्ग वीडियो एज अ डेली ब्लॉगर। डेली ब्लॉगर को आप डिस्पाइस करते हैं, डेली ब्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा बुरा भला करते हैं, पर मैं कहता हूँ उनसे मेहनती इंसान कोई नहीं है जो इतना कंटेंट बना रहे होते हैं और अपनी एक एक चीज़, सांस लेना तक आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, उठना बैठना, फ्रिज खोलना, वॉशरूम जाना। यार वो पैसे जितने कमा रहे हैं आई थिंक वो डिजर्व करते हैं और उसकी एडिट, और एक दिन में आपने वो लगाना भी है। हाँ, तो ये उनके लिए मैं कहता हूँ खराजे तहसीन है अब्दुल हई की तरफ से और उमर सलीम की तरफ से भी। सही बात है। मैं डेली व्लॉगर्स को क्रिटिसाइज भी करता हूँ कुछ हवालों से, जिसमें अच्छा क्या वजह है डेली व्लॉगिंग से जो आप क्रिटिसाइज करते हैं? देखिए, मैं जैसे बताया कि मैं इनको एडमायर भी करता हूँ फॉर द हार्ड वर्क दे डू। डेली बेस पे करना, कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल काम है। सम टाइम मैं इसलिए करता हूँ कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है हमारी सोसाइटी में कि लोग उनको आइडियल मान लेते हैं और अनरियलिस्टिक किस्म की जो है ना एक्सपेक्टेशन उनके साथ जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो 5-5 हज़ार के नोटों का गुलदस्ता बना के एक वाइफ को दिया है। अब वो जिसकी वाइफ को मिडिल क्लास है, वो आएगा, देखें उसने ये उसको हस्बैंड उसको ये कर रहा है, उसको लेके बाहर गया, मलेशिया गया, उधर गया। तो वो आप एक माइंडसेट बना रहे होते हो, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी में आ जाते हो कि डेली व्लॉग्स वीडियोस बना रहे हैं ना, तो उनको लोगों को साथ में थोड़ा बहुत गाइड भी करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी टीनेजर्स कम्युनिटी है ना, वो इनसे सीखती है। तो अगर ये डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो एक अच्छा मैसेज भी दें कोई ना कोई। और जब मैंने पॉडकास्टिंग बनाना शुरू किया तो पहले रैंडम वीडियोस बनाता था, लेकिन जब से मैंने हर वीडियो के एंड पे एक मैसेज ऐड करना शुरू किया ना, तो मुझे लगता है कि मेरे कंटेंट में एक वैल्यू ऐड हो। तो डेली व्लॉगर्स भी कर सकते हैं कि लोग आपको देखते हैं तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप एक पॉजिटिव और अच्छा मैसेज दें, ना कि नेगेटिविटी को प्रमोट करें किसी हवाले से। सही हो गया। अच्छा, इसमें ये ऐड करिएगा, मुझे बताइएगा पॉडकास्टिंग में आपकी सबसे बेस्ट एपिसोड कौन सी लगती है आपको, जो दिल के करीब हो? सबसे अच्छी मुझे लगती है काम वाली। हाँ, उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब मैंने काम वाली वीडियो बनाई ना, तो वो हमारे सराउंडिंग में हो रहा होता है। आपने भी नोटिस की होंगी चीज़ें, आप कहते हैं ना आप रिलेट कर पाते हैं। जी, तो बस मैं वही ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो देखता हूँ, लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारी डाटा मुझे अपनी वाइफ से मिला, क्योंकि वो डेली बेस पे डील कर रही होती है उनको ना। तो जब मैं वीडियो बनाई, वो चल गई, वो वायरल हो गई, तो ना मैं इस्लामाबाद में था। एक दिन ना मुझे मेरी बहन की कॉल आई, तो कहती पता है क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? कहती मेरी मम्मा जो है ना, उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है डिफरेंट फ्रेंड्स का। तो मेरी मम्मा ना उसके अंदर साइलेंट वो हैं, बैठी बस देखती हैं लोगों ने जो उनकी एज फेलो जो है ना, वो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है ना, उनके फ्रेंड्स या हमसाये हैं। हाँ, तो वो 8, 10 या 12 लोग हैं। तो वो उसमें ना काम वाली का एक क्लिप आया, तो सारे उस क्लिप की तारीफ़ें करी, सारी आंटी कह रही हाँ ये सही कह रहा है, कितना अच्छा कह रहा है, ये है वह। तो फर्स्ट टाइम मेरी माँ ने उसमें रिप्लाई किया, ये मेरा बेटा है। वाह, क्या बात है। तो और ये कितनी बड़ी बात होती है। हाँ, तो मम्मा वैसे रिप्लाई नहीं करती हैं, तो मम्मा ने पता नहीं खुद किया या करवाया बताने के लिए। तो फिर वो सारी कहने लगी कि वाह बड़ा अच्छा वीडियो है। तो मैं उस टाइम मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि जो माँ कह देगी ना, हाँ कि बेटा है, हाँ ये मेरा बेटा है, तो आपको एक वो ऑनरशिप फील होती है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम ना, कि मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि टाइम आई हैव सीन, तो मुझे लगता है कि माँ को मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, थी भी उस टाइम। लेकिन आई वाज द वन जिससे ना किसी को उम्मीद नहीं होती ना कि यार ये कुछ कर पाएगा लाइफ में कि नहीं, क्योंकि मैं चीज़ें अपनी छोड़ आता था, घुमा आता था, मोबाइल घुमा दिया, पर्स घुमा दिया, लापरवाह सा बच्चा था। तो वो जब मेरी तरफ देखते थे तो वो कहते थे यार ये पता नहीं लाइफ में क्या करेगा। इवन कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पता क्या कहते थे, जब बेगम को साथ लेके जाओगे ना
तो कहीं भूलना आना छोड़ना आना कहीं रास्ते में मतलब मजाक में कहते थे, वो उस बात से रिलेट करके। हाँ। तो मुझे फिर ये लगता है कि यार मे बी आई हैव मेड इट, जब मैंने ये मम्मा का रवैया देखा कि लाइक दे आर प्राउड ऑफ मी, तो बंदे को तो हाँ फिर होता है। फिर उस तरह तो बहुत सारे वायरल गए, लेकिन ये बस दैट स्टिक टू माई माइंड एंड दैट स्टिक टू करना है, आप ये दैट स्टिक टू माई मेमोरी, यस, कि अगर माँ प्राउड हो रही है तो डेफिनेटली आई एम डूइंग समथिंग राइट। तो अब अम्मा जी खुश हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है माशाल्लाह, वो उनसे बात होती रहती है, वो गिले शिकवे करती है। अच्छा मेरी मम्मा भी जो कि फैसलाबाद से ना, तो वो भी जुगते मारती हैं हाँ वो जुगते अच्छी मारती हैं। उनको मुहावरे सारे आते हैं, तो मैं समझ गया सर। तो साथ में वो जुगते भी उनकी चलती रहती हैं। 2-3 बातें जो हमने बचपन में सीखी हैं, जो कि दूसरों लोगों को अजीब लगती हैं लेकिन हमारे लिए नॉर्मल थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कहा मामा जा रहा हूँ ऑफिस, तो कहते बेटा रोटी, मैं कहा नहीं टाइम नहीं है बेटा, 2 मिनट लगने, मैं करे मंत्र पढ़ने, राइट। सो एक उनका डायलॉग होता था, तो खाना मैंने नहीं खाना, फिर किन्ने खाना, तेरे ढिड ना बंद ना मैं, समथिंग लाइक दैट। छोटी छोटी चीजें होती जो है ना वो माएँ ऐड करती हैं, ऐसे ही है, और वो बहुत वैल्यूएबल चीजें होती हैं जो आपको उस टाइम पे शायद नहीं पता। दूसरे गेस्ट आते हो कहते हैं ये क्या कह दिया। इट्स ट्रू। तो जब मैंने इस्लामाबाद शिफ्ट होना था ना, उससे पहले मैं घर छोड़ के ना, वो जब सेपरेट हुआ, अच्छा कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई हैं। अच्छा हाँ 4 मेरी बहनें हैं, 2 हम भाई हैं, एक छोटा भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ। ओके, आप सबसे बड़े हैं सब में? हाँ ओह नाइस। तो जो है ना, जब मैं सेपरेट हुआ जॉइंट फैमिली से, हमारे एक और जगह कॉलोनी में चला गया, शिफ्ट हो गया, वहाँ स्टूडियो बना लिया, नीचे रहाइश फैमिली के साथ, ऊपर स्टूडियो, ऐसे करके। तो फिर मैंने एक दिन मम्मा को बताया कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो मैं बहुत कम विजिट करता था घर में, महीने में एक बार। तो मम्मा कहती चल जा पुत, तू साढ़े लो पहले इस्लामाबाद रहना है। मतलब वही मुलाकात इस तरह से नहीं होती। हाँ देसी माओं का तो सार्काज़म लेवल पहले ही, हाँ साढ़े पाँच तो पहले इस्लामाबाद रहना। सही बात है, इट्स ट्रू। अब ये चीज़ें होती हैं, और माएँ फिर जो सबसे बड़ा हो उसकी बॉन्डिंग और उसकी एफिलिएशन बहुत ज़्यादा होती है, ये वजह होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी वाला चैप्टर शेखों में बड़ा शॉर्ट होता है, वो आप समझ लेंगे जैसे ही आप दुकान पे कदम रखिए आपकी शादी हो जाती है। लेकिन नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या सीन था? मुझे लगता है आपकी शक्ल से लव मैरिज थी। नहीं, इट वाज नॉट कंप्लीटली, इट वाज लाइक वन साइडेड लव कह सकते हैं। आपकी तरफ से था या भाभी की तरफ से? हाँ मेरी तरफ से था, और इसमें था कि कज़न मैरिज थी। अच्छा कज़न मैरिज। लेकिन ऐसा होता है कि आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ना फैमिली में, ये आपको आज़ादी है बेटा, ये 3 ऑप्शन है, इसमें से एक चूज कर लो। तो ये हुआ था। फिर रिलेटिवली जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उधर चले जाते हैं। तो आपने यही किया? हाँ फिर ऐसे किया, यू चूज दी ऑप्शन। हाँ मैं कहता हूँ मेरी बहुत बचपन में, हालांकि इतना बचपन तो भाभी आज टॉन्ट नहीं करती, तुमने मुझे ऑप्शन में से चूज किया था, जिस तरह होती है होती। मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं, अगर आप मुझे पहले देखें ना, मैं इतना मोटा होता हूँ, गोलगप्पा होता था। अच्छा तो उस टाइम चूज किया, तो उसकी बड़कपन है। नहीं लेकिन उस टाइम तो अब वो खाना आपका उन्होंने कंट्रोल किया? नहीं इस तरह की आपने डाइट से? बीवी मेरा खाना, जो मेरी वाइफ है बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके हाथ में इतना टेस्ट है कि अगर मैं उसके सर पर रहूँ मैं तो फिर मोटा हो जाऊंगा। अच्छा हाँ उसका खाना छोड़ा है, तो मैंने अभी थोड़ा वेट लूज करना शुरू किया। वेरी नाइस। तो अक्सर मैं कहता था कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, 1 रोटी बनाना, वो बड़ी रोटी बना देती थी 2 रोटी के बराबर। मैं समझ गया हूँ। तो ये सीन है। बाकी फिर जो है इस्लामाबाद मूव होने के बाद जो है फिर पॉडकास्ट इत्तफाकन शुरू हो गया। हमने किसी को मॉक करने के लिए ना सेटअप पे बैठे थे, हमने मॉक किया किसी को, वो चल गया वीडियो, फिर आस्ता मैंने और फिर उसको कंटिन्यू हाँ लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। फिर एक बार 2 बनाए थे अभी। ठीक है। मैं गया एक निजी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे लाइन में क्यू में खड़ा था। एक बंदा मेरे पास आया, कहता है यार मैंने आपकी ना वीडियोस देखी, आप बहुत अच्छे बनाते हैं, आप इंजीनियर्स पे बनाए। मैं इंजीनियर हूँ, फिर लोगों के सजेशंस पे मैंने बनाया, जो कहते रहे, कमेंट्स देखते रहे, जो कहते रहे इस पे बनाए, तो आप उसको कंटिन्यूटी करते रहे। चलें जी, बेहतरीन है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल जिस तरह ये PR एजेंसीज बनी हुई हैं डिफरेंट, और उसमें इन्फ्लुएंसर्स ऑन बोर्ड होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स ऑन बोर्ड होते हैं, कितनी ज़रूरी है वो हम लोगों के लिए, लाइक जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और उसका फ़ायदा क्या होता है इन दी एंड? अच्छा मैं आपको बात बताऊँ कि यूट्यूब इतना अच्छा पे नहीं करती है क्रिएटर्स को। आपको अगर एडसेंस की बात करें, यूट्यूब इतना अच्छा पे नहीं करती है। ठीक है। अनटिल और अनलेस यू आर अ डेली ब्लॉगर। ठीक है। अगर आप उसको डेली फीड कर रहे हैं तो फिर आपका पेट भर रहे हैं। मैं वीक में 1 वीडियो डालता हूँ, एंड दैट इज़ नॉट गुड इनफ। ये सिर्फ किचन एक्सपेंसेस से चलता है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ। ठीक है। अगर मैं इस
कंटिन्यू। तो फिर हमारा जो मेन अर्निंग होती है ना वो एंडोर्समेंट से होती है, ब्रांड एंडोर्समेंट। लेकिन ब्रांड एंडोर्समेंट में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है एक क्रिएटर के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर फिर पीआर एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, काफ़ी एक अलग से एक सिस्टम, एक बिजनेस है। मैं उसकी तरफ आता हूँ। पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं कहता हूँ कि आई रिजेक्ट मोस्ट ऑफ द ऑफर्स। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट राइट। हालांकि वो बहुत अच्छा पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बैटिंग एप्स की इतनी ज़्यादा हमारे पास आती हैं, वो अब ये आपको मैं अपना ईमेल दिखाऊं, भरा पड़ा है। अब आप कहते हैं आप नाम, अब मुंह से वो डिजिट निकालें जो आप चाहते हैं, हम आपको कर देते हैं। बैटिंग एड्स हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, आजकल पाकिस्तान में नाउ अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं बैटिंग एप्स की, बहुत इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको मना भी कर रहे हैं। करते हैं। मैंने और हमजा भट्टी ने मिलकर इस पे किया था कि यार ये हमने नहीं करना, और अपनी कम्युनिटी को भी कहना है भाई ये चीज़ें जो है ना हम नहीं करें। वेरी नाइस। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जिसमें फाइनेंस जहाँ पे इन्वॉल्व होता है ना स्पेशली, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स जैसे क्रिप्टो या फॉरेक्स की आप ऐड कर देते हैं, आप देखें उसमें वो बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क है। अगर आपके कहने पे किसी ने कर दिया और उसके बाद लॉस हो गया तो यार इसकी वजह से मैंने किया, तो हम इसलिए एक तो कम करते हैं। अगर हम कर दें तो हम कहते हैं भाई इसमें आपने अपने रिस्क पे करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अदा कर दी, ठीक है। एक तो ये फैक्टर होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एक और चीज़ होती है कि अगर किसी चीज़ का बाइकआउट चल रहा है, ठीक है, जिससे लोगों के जो है ना सेंटीमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, हम वो भी अवॉइड करते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारे जो मल्टीनेशनल ब्रांड जिनका आजकल बाइकआउट चल रहा है, हमने इनके बड़ी बड़ी ऑफर्स मिस की हैं। सही हो गया, क्योंकि जारी बात इन दिनों उनको ज़्यादा थी, तो हमारे पास अप्रोच किया गया था, तो हमने बड़ा रिस्पेक्टफुली कहा कि सर सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक तो बाइकआउट चल रहा है, ठीक है ना, बीइंग अ मुस्लिम या पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, और दूसरा ये कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। और इसी तरह से सम टाइम हमने एक पिछले दिनों बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था पेड गवर्नमेंट एड्स। जी किया आपने? नहीं, मैंने ऑफर आई थी लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया था। कितने की ऑफर थी? खैर इट वाज अराउंड 500K, तो वो ऊपर नीचे हो सकती थी अगर इस पे हम बार्गेनिंग करते या कुछ। और हमजा भट्टी को कितने की हुई? आई डोंट नो, उसको भी पता तो होगा अंदाजन। नहीं, बार्गेनिंग नहीं ना हुई हमारी नंबर्स पे बात ही नहीं हुई। ऑफर की कोई? हमजा भट्टी मिलियन प्लस चार्ज करता है पर वीडियो। हाँ, वेरी नाइस। तो जो दूसरे लोग थे, एक दो से मैंने पूछा था, जो मशहूर लोग हैं एक दो, उन्होंने कहा था भाई ज़मीर बेचना तो कम से कम 2 करोड़ का तो बेचो। मतलब इतना सस्ता ना बेचो। हाँ, 1 करोड़ 2 करोड़ तो मांगो ना। ठीक है, तो इस तरह का सीन था। तो अभी भी हम अवॉइड करते हैं थोड़ा सा, जिसमें ना पब्लिक हम आप देखें इसमें हमें फाइनेंशियल लॉस कितना हो रहा है जस्ट टू मेंटेन एंड। लेकिन ये इट्स योर सोशल रिस्पांसिबिलिटी ना एज इन्फ्लुएंसर। शुरू में मैंने एक दो फाइवर पे एड्स बनाई थी जो मुझे बहुत बुरी तरीके से मुझे उन्होंने बैकफायर किया था, क्योंकि उस टाइम मैं इन्फ्लुएंसर नहीं था, जस्ट एक ऐड बनाता था। वो किस चीज़ की थी? कुछ चीज़ों के मैंने एड्स बना दिए थे। फॉर एग्जाम्पल एक तो वही फाइनेंस, अच्छा मैंने बनाए उनके लिए थे, इंडियंस के लिए, ठीक है। और जब मेरा कंटेंट वायरल होना शुरू हुआ तो वो नीचे आ जाता है फीड में और ये सारी चीज़ें। अब मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो SHKUMAR1, ठीक है, लेकिन लोग पढ़ते हैं SH कुमार। ओके, तो वो इंडियंस आए थे, कुमार तेरी कोई ऐसा कंटेंट मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ये क्या बड़ा अफसोस हुआ था मैं कि यार ये चलो मैंने ना अब जो हो गया फिर अब हो गया। और उसके बाद फिर आती हैं पीआर एजेंसीज। पीआर एजेंसीज ये होती हैं कि वो ब्रांड को और क्रिएटर को कनेक्ट करती हैं, उसमें अपना कमीशन लेती हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक तो खुद को बाउंड कर लेते हैं पीआर एजेंसीज के साथ, ठीक है, कि भाई जो भी आएगा ना वो तुम्हारी तरफ से आएगा। अगर मुझे डायरेक्ट भी आता है वो भी तुम डील करोगे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, आप 100% बाउंड हो गए, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी किसी ने किया तो वो भी आप उनको देने के ये डील करो, हाँ, इनके साथ डील करो, ताकि आप अपना सरदर्द खत्म करते हैं, ठीक है। एज अ क्रिएटर आप सिर्फ अपना क्रिएटिव काम पे फोकस करते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे मैं भी अभी इंडिपेंडेंट ही कर रहा हूँ, जैसे हमजा भट्टी है और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट हैं जो किसी के साथ बाउंड नहीं है, ठीक है, वो खुद डायरेक्ट ब्रांड के साथ डील करते हैं। उसमें सरदर्द बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें वो फिर पेमेंट लेना देना ये वो सारे लांजे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये है कि सारा प्रॉफिट फिर आपके पास आता है, वो आपको कमीशन नहीं देते, कमीशन बेस्ड मॉडल यकीन नहीं करते। अभी एजेंसीज आपको नहीं लगता कि इस तरह से करती हैं कि अगर ब्रांड ने दिया है 5 लाख रुपया इन्फ्लुएंसर के लिए कि मैंने इससे करवानी है, तो वो आपको 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक की भी ऑफर करवाते हैं? हाँ, होता है। मैं बताता हूँ, 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आप
ट्रांसपेरेंट पीआर एजेंसी ट्रांसपेरेंट रहे डील के अंदर। एक ब्रांड से 5 लाख पकड़ा। कौन सी पीआर एजेंसी है जो ट्रांसपेरेंट रहती ये है? मुझे आज पाकिस्तान में मैं तो किसी को अब स्टैंप लगा के दे नहीं सकता। फिर भी आपको लगता होगा नहीं नहीं, मैं आई वोंट नेम एनीवन, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं बताता हूँ ये उनकी डील्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रांड को भी पता है कि मैं इतने पे कर रहा हूँ, उसको भी पता है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की बात कर लेते हैं। एक ब्रांड XYZ वो 5 लाख पे कर रहा है क्रिएटर को, ठीक है। उसमें से 20% इसने रख लिया, ठीक है, बाकी 80% लाख इसने रख लिया, 4 लाख उसको मिल गया। ये एक डील हो गई, सही है। एक ट्रांसपेरेंट है, सबको पता किसको कितना मिल रहा है। एक डील ये होती है कि एक क्रिएटर कहता है कि भाई मैं 5 लाख लूंगा, ठीक है, ऊपर जितने भी तुमने रखने रख लो। अब वो मिलियन में डील मारे, वो 2 मिलियन में मारे, 2 में मारे, क्योंकि यू लाओ, वो 4 में मारे, 3 कम से में कभी नहीं मारेगा, लेकिन 1 बचे को 2 बचे, वो उसके ऊपर है। तो ये भी एक ट्रांसपेरेंट थिंग ही है कि क्रिएटर कहता है इतने में लूंगा, बाकी तुम जितनी मर्जी, बाकी उसकी मर्जी। बिल्कुल सही है, और यही वे आउट भी अच्छा है। हाँ। तो कोई मैसेज हमारी यूथ के लिए, जो हमारी नौजवान कौम है, जो एज इन्फ्लुएंसर काम करना चाहती है, कंटेंट क्रिएटर काम करना चाहती है, यूट्यूबर बनना चाहती है, पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, कोई भी बंदा जो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम करना चाहता है, उसके लिए कोई एक मैसेज जो उनकी ज़िंदगी बदल दे और वो रुपयों से लाखों करोड़ों रुपया कमाने लग जाएं, क्योंकि आप लोग भी कमा सकते हैं। हिम्मत नहीं छोड़नी और उठ जाएं। हमारी सोसाइटी में ना स्कोप बहुत चलता है, ये कर लो इसका बड़ा स्कोप है, इंजीनियरिंग कर लो बड़ा स्कोप है, वो कर लो बहुत स्कोप है। लेकिन आपको बताऊं, स्कोप बंदे का होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको मेहनत करनी चाहिए ना, तो खुद को डिस्कवर करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मुझे ये पता करते करते कि मैं एक वीडियो और कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे 10-12 साल लग गए, ठीक है। हाँ, तो लेकिन आप इस पीरियड को शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई ट्राइड अ लॉट ऑफ स्टफ। लेकिन वो क्या करता था, मैं जो भी काम करता था वो घूम फिर के मैं कैमरा और वीडियो पे आके रुक जाता था। कोई भी काम करता था वो घूम फिर के मैं इस पे आ जाता था। वेरी नाइस। तो फिर मुझे लगा कि यार, अगर आप दोबारा घूम फिर के इसी के ऊपर आप एंड कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज द थिंग वर्थ ट्राइंग फॉर योर प्रोफेशन। सो समहाउ आई फील सो मच लकी इन अ सेंस कि मैं वही जो मेरा पैशन है वही मैं प्रोफेशन के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मैं सारा दिन काम भी करता हूँ ना, तो वो एक एन्जॉयमेंट होती है, वैसा नहीं लगता मैं काम कर रहा हूँ। सो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू डिस्कवर। आपने ये नहीं देखना कि वो डेली व्लॉगर अगर डेली के इतने व्यूज़ छाप रहा है, इतने पैसे छाप रहा है, और मैं भी डेली व्लॉगर बनना है, या वो इतने पैसे छाप रहा है तो मैंने भी इतने पैसे, यही काम करना है। इसमें आप खुद को रगड़ दोगे और एंड पे बचेगा कुछ भी नहीं। आप खुद को डिस्कवर करें, जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि आपको एम्पावर करती है, जिसको काम करते हुए आपको टाइम का एहसास नहीं होता, और समथिंग दैट जो आपके मेक्स यू हैप्पी, राइट, आपको अंदर से खुशी होती है। कोशिश करें कि उससे रिलेटेड आप स्किल्स सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीडियो आपने बनाना है, तो आप कैमरास के स्किल्स सीखें, वीडियो स्किल्स सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, और इस तरह के जितने भी उसके इर्द गिर्द आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं वो करें, और फिर आप जो है ना आस्ता आस्ता उसको करते रहें। इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। सुनो डिजिटल की 90% ऑडियंस ऐसी है जो हमें देखती है, हमारे कंटेंट को पसंद करती है, और अगर हम उनके लिए कोई वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं तो उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे और आपको इसी तरह की चीज़ें सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।